शाम को तीन भाई एक साथ बैठकर और करीबन 25 से 26 लोग जो एक ही परिवार के होते हैं एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। घर में हंसी खुशी का माहौल है, ठाके मारकर लोग हंस रहे हैं, एक दूसरे की बचपन की बातों को उखेड़ा जा रहा है और आपस में बातचीत करी जा रही हैं। दोस्तों, तीन भाई जो एक साथ रहते हैं यानी लगातार तीनों के घर बने हुए थे और शाम के वक्त ये सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। लेकिन फिर उस रात को क्या हुआ कि एक परिवार पूरा खत्म हो जाता है। घर में ही उस परिवार को कोई मार देता है और इस कदर मारता है कि मानो जैसे किसी आत्मा ने इन पर हमला किया हो या किसी आत्मा ने इनके साथ ऐसा किया हो, क्योंकि कौन ऐसा कर सकता है। तीनों के घर सटे हुए थे एक दूसरे से, यानी आसपास रहते हैं। ये एक ऐसी काली रात थी कि जिसे पूरा गांव आज भी याद रखता है। उस रात को मनहूस कहते हैं और कहते हैं कि उस परिवार के जितने भी लोग मरे थे, यानी एक परिवार के जो पूरे लोग मरे थे, वो सब आज भी आत्मा बनकर वहाँ पर रहते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं, इसमें पुलिस कानून अपनी पूरी दखल देता है, लेकिन कानून किसी भूत का या किसी प्रेत का जिक्र नहीं करती है। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर उस घर में डर लगता है, उस घर में एक अलग सी ही वाइब आती है या अलग सा ही अनुभव होता है। क्या ये घटना थी क्राइम से भी जुड़ी हुई है और इस घटना में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैरान कर सकती हैं आपको, और इस घटना से आपको बहुत बड़ा सबक लेना है। सबक लेना है उन माँ बाप को जो माँ बाप शायद कभी कभार गलती कर देते हैं, जिनकी उम्र भले ही इस दुनिया को देखकर बाल भले ही उम्र के साथ सफ़ेद हुए हैं, लेकिन वो फिर भी गलती कर बैठते हैं। चलिए आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी गांव में, एक ऐसी जगह पर जहां पर वो काली रात जिसे लोग आज भी नहीं भूले। आपको हमारे साथ राजस्थान के जोधपुर जिले में हनुमानगढ़ में चलना होगा। दोस्तों, हनुमानगढ़ में 1990 की बात बताती हूँ। 1990 से यानी एक आध साल पहले की बातें बताती हूँ। इस हनुमानगढ़ में तीन भाई रहते हैं। तीनों भाई में से सबसे बड़ा भाई जो दिलीप राम होता है, दिलीप राम सबसे बड़ा होता है, राजी राम बीच का होता है और सबसे छोटा नाम सूजा राम होता है। तीनों भाई का रुतबा एक से बढ़कर एक, ज़मीन जायदाद इन पर बहुत सारी थी। इनके जो माँ बाप थे, इनके जो पिता होते हैं यानी तीनों भाइयों के, वो पंजाब में रहकर अपना कुछ कार्य देखते हैं। परिवार भरपूर था, आपस में प्यार और मेल झोल इतना था कि सभी लोग इनकी दुहाई दिया करते थे। कोई भी दिक्कत या दुख तकलीफ नहीं होती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। दोस्तों, यहाँ पर तारीख आती है 8 अगस्त 1990। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा भाई था, जिसका सबसे आगे घर था, जिसका नाम दिलीप राम होता है। दिलीप राम सुबह करीबन 4:30 बजे अपने घर से अपने बीच वाले भाई के घर के आगे से होकर यहाँ पर लोग सोच के लिए बाहर जाया करते थे उस समय तक। तो वो घर से बाहर सोच के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसकी बीच वाले भाई के घर पर नज़र पड़ती है, जहाँ पर बाहर एक चौधरी यानी बाहर एक चबूतरा बना हुआ था, जिस पर वो देखता है कि उसके भाई की पत्नी, जो बीच वाला भाई था राजी राम, उसकी पत्नी और उसकी बेटी सुदेश और फूला देवी ज़मीन पर पड़ी हुई हैं और गुरगुर करने की उनके गले से आवाज़ आ रही है। अब बड़ा भाई था, घर का मुखिया था, यानी एक तरीके से जेठ लगता था इस महिला का। जैसे ही थोड़ा सा चढ़कर बांधने पर या दरवाजे पर देखता है तो घबरा जाता है। घबराने के साथ हाथ नहीं लगा सकता था, क्योंकि वो छोटे भाई की पत्नी थी और ये उसका जेठ लगता है। उसे देखकर ये चिल्लाता हुआ अंदर की तरफ जाता है, लेकिन अंदर की तरफ जब जाता है तो इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जब ये घर के अंदर भागता है तो ये खून के पानी, यानी जिस तरह पानी फैला हुआ होता है ना, ऐसे आंगन में खून फैल रहा था। और उस पर जब भागते भागते देखता है कि मेरे पैरों नीचे कुछ गीला है, और जब ये देखता है तो ये खून के ऊपर भाग रहा था। उसके बाद अंदर जाकर जो देखता है, इसके भाई के 2 लड़के जो बहुत खूबसूरत थे, इनकी बुआ जो रहने के लिए इनके पास आ रही थी, जिनका नाम निकोबाई था, निकोबाई और इसका भाई, 4 लोग मरे पड़े थे।
और वहाँ से खून बहकर बाहर की तरफ आ रहा था, क्योंकि अंदर पक्का था, कच्चा नहीं था। ये घबरा जाता है। जितनी ताकत होती है, क्योंकि बाहर जो 2 महिलाएं पड़ी हैं वो जीवित थी, उनके गले पर इस तरह से किसी ने वार किया था कि उनसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था, उनसे भी खून बह रहा था। जब ये शोर मचाता है तो गांव के लोग और इसके बेटे इकट्ठे होते हैं। अब दोस्तों, ये जेठ होने के नाते यहाँ पर सुदेश और फूला देवी को उठाकर अस्पताल गांव वाले भेजते हैं। लेकिन ये अनर्थ हुआ कैसे? ये सब कुछ कैसे हुआ? कौन मार गया और चला क्या? इतनी बड़ी बात। इसके बाद दोनों महिलाओं को जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचाया जाता है। वहां पर डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, इन 4 लोगों को देखा जाता है, जिनमें से यहाँ पर नरेश, रमेश, निकोबाई और यहाँ पर राजीराम बिल्कुल मृत थे। डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। यहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस पंचनामा लिखती है। पंचनामा लिखने के बाद इधर उधर तहकीकात करती है, लेकिन सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। गांव के और पड़ोस के वाले कहते हैं कि अरे शाम को तो ही तो ठाके मार मार कर हमारे घर तक इनकी हंसने की आवाज़ आ रही थी, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। शायद ये कुछ और ही है, इनके ऊपर कोई काला जादू है या कोई आत्मा ने ऐसा किया है, लोगों का ये कहना होता है। दोस्तों, पुलिस के जो और लोग थे, पुलिस सहकर्मी या पुलिसकर्मी जो होते हैं, इधर उधर पूछताछ करते हैं। यहाँ पर सभी शरीरों को उठाकर मोर्चे में यानी रख दिया जाता है। लेकिन मामला बहुत बड़ा था। मामला इतना बड़ा था कि आखिरकार रात को इनके साथ ऐसा क्या हुआ। अब जो 2 महिलाएं भर्ती करी गई हैं अस्पताल के अंदर, उनकी भी हालत गंभीर थी। बचने के लिए डॉक्टर ने नहीं बोला था। डॉक्टर ने कहा था कि इतनी तेज इनको मारा गया है या ऐसे हथियार से वार किया गया है कि ये बोलने के हालात में नहीं है। पुलिस हैरान, चारों तरफ पूछताछ करे तो सच में ही शाम को सभी ने एक साथ बैठकर खाना पीना खाया था और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। बहुत ही इन सभी के बीच में प्रेम था। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है कि 2 भाई दिख रहे थे, एक मर गया और दूसरा भाई जीवित जो इधर उधर भाग रहा है। सबसे बड़ा भाई जिसका नाम दिलीप राम है। दोस्तों, यहाँ पर एक भाई नज़र नहीं आ रहा था, सूजाराम। सूजाराम कहाँ है? जब पूछा जाता है कि अरे शाम को तो सूजाराम यहीं पर था, कहाँ गया? जबकि घर करीबन 10 कदम की दूरी पर, क्योंकि सभी के घर भिड़े हुए थे। अब इतनी बड़ी वारदात हो गई, एक परिवार के 6 सदस्य, 4 मर चुके हैं, 2 जिंदगी और मृत्यु से जूझ रहे हैं, तो एक भाई क्यों नहीं है? यहाँ पर आपका भी शक गहरा रहा होगा। दोस्तों, उस भाई की पत्नी भी इस घर में नहीं आई, जो शाम को इसी घर में खाना खा कर गई है, लेकिन अब वो नहीं आई है, सुनकर भी नहीं आई है। उसके बाद वो आती है तो ज़ोर ज़ोर से अपना सीना पीटने लगती है। हाय रे, ये क्या हो गया? कैसे हो गया? क्यों हो गया? अब इस महिला से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे पति कहाँ पर हैं? अरे साहब, वो तो रात को ही खेतों पर काम करने के लिए निकल गए थे। पुलिस वालों ने कहा कि इतना बड़ा हड़कंप मच गया, पूरे गांव के लोग खेतों से या कहीं से इधर आ गए, लेकिन तुम्हारे पति को पता नहीं चला? तुम्हें भी यहाँ से यहाँ पता नहीं चला? दोस्तों, यहीं से पुलिस का शक दौड़ जाता है। अब इंतज़ार था, अब वो शाम तक भी नहीं आता है। वो भाई शाम तक भी नहीं आता है। क्यों नहीं आया था? अब शाम तक जब नहीं आता है तो यहाँ पर पुलिस का शक गहरा जाता है। सूजाराम नहीं आया था। इनकी पत्नी इमरती देवी जो बार बार कह रही थी मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। दोस्तों, अब 4 दिन निकल जाते हैं, 4 से 5वां दिन निकल जाता है। उन सभी की जब जांच की जाती है, जो 4 लोग थे, तो इन पर तेज धार हथियार से यानी भारी यानी किसी कुल्हाड़ी जैसे हथियार से इन पर वार किया गया था। भुआ तक को नहीं बख्शा गया था। इतनी निर्मम, इतना बुरा, वो भी रात के वक्त, किसी को पता ही नहीं चला। कुछ तो होता, कुछ तो एहसास होता, कुछ तो समझ में आता, लेकिन नहीं आता है। अब यहाँ पर रिपोर्ट भी आ गई थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक चमत्कार होता है। सुदेश जो होती है यानी इस राजीराम की बेटी, वो होश में आ जाती है। जब वो होश में आती है तो पुलिस सबसे पहले उसके पास पहुंचती है। उससे पूछताछ की जाती है, भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उसके यहाँ पर वार किया गया था और ये करीबन 4 से 5 दिन में उसकी आंखें खुलती हैं। वो कहती है कि मेरे चाचा सूजाराम जो हैं वो शाम को हमारे ही घर अपनी बीवी बच्चों के साथ खाना खाकर गए थे और उसको पता नहीं क्या हुआ, रात को 2-2:30 बजे वो हमारे घर आते हैं,
घर आते ही अंदर पता नहीं मैं और माँ तो इस बाहर वाले यहाँ पर जो चबूतरा है उसके भीतर आंगन में, यानी ये लेटी हुई थी, आंगन में भूआ थी, 2 लड़के थे और उनका पिता था। चाचा ने सबको मार दिया, लेकिन हम उनसे बच जाते हैं, यानी हम पर वार किया और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता चाचा ने हमें क्यों मारा है। उस लड़की के बयान थे और ये महिला अभी तक होश में नहीं आई थी। 5वां या 6ठा दिन था। दोस्तों, पुलिस तहकीकात जब करती है तो यहाँ पर जो सूजाराम होता है वो एक गांव में छुपा हुआ मिलता है। जब छुपा हुआ मिलता है तो पुलिस उसे पकड़ती है। पकड़ने के साथ कहती है कि तू इंसान नहीं, राक्षस है, और तू अगर भाग रहा था तो फिर यहीं पर क्यों रुका। ताबड़तोड़ उससे पूछताछ की जाती है तो ये कहता है कि मेरा भाई मरने के बाद मुझे जाने नहीं दे रहा था यहाँ से। ऐसा हो सकता है क्या? या कोई मरने के बाद किसी को रोक सकता है? इसने कहा कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये भी अच्छे नहीं थे। एक भाई के ये शब्द थे। पुलिस वालों ने कहा कि तू इन्हीं के साथ तो बैठकर खाना खा रहा था। ऐसी क्या बात हो गई? हमें ये बात पूरी विस्तार से जाननी है। दोस्तों, जब इस सूजाराम को बहुत ही कहते हैं ना कि अपने तरीके से पुलिसकर्मी समझाते हैं ना, तो बहुत कुछ समझ में आता है। ये बीज कहाँ पर बोया हुआ था, अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सूजाराम कहता है कि साहब, मेरे माँ बाप जो हैं वो पंजाब में चले गए रहने के लिए। माँ बाप हालांकि अब तो आ गए थे। यहाँ पर हमारी ज़मीन का बंटवारा होता है। 13 एकड़ ज़मीन जो सबसे बड़े भाई को दी जाती है और 13 एकड़ ज़मीन मुझे दी जाती है। मैं सबसे छोटा था। लेकिन ये जो बीच वाला भाई था जिसको मैंने अपने हाथों से मारा है, इसको 14 एकड़ ज़मीन दे दी गई। माँ बाप के मन में कोई विचार होगा या कोई सोच होगी जो उन्होंने दी। कोई बात नहीं, ज़मीन दे दी। अब हमारा जब हिस्सा हो चुका था, हम सभी में प्यार था, प्रेम था, तो यहाँ पर ये थोड़ी दबंगई दिखाता है। बीच वाला जो भाई था, मंझला था, बीच का था। साहब, मैंने इससे कहा यानी कि भाई अब हमारा बंटवारा हो गया है ज़मीन का, तो हमारी जो 13 एकड़ ज़मीन है, 13 एकड़, इस पर तो फालतू ही थी 1 एकड़ ज़मीन, तो मैं उस पर कुछ बोना चाहता था। मैंने कहा कि भाई अब तू अपनी ज़मीन और हमारी अलग है, तुम्हारी अलग है। तो इस बीच वाले ने ये इतना 1.5 सान्य बना कि इसको 1 एकड़ ज़मीन पहले से ही फालतू मिली हुई थी। दूसरी बात, इसने कहा कि तू अभी इस पर कुछ नहीं बोल सकता। माँ बाप तो कर फैसला, उसे फालतू देकर दूसरे वहाँ चले गए पंजाब में। इसने मुझे वहाँ पर खेती करने से मना कर दिया। मना करने के बावजूद भी इसने कहा जब तक इसकी नपित नहीं होगी, जब तक तू इस पर कुछ भी चीज़ नहीं बोल सकता। मैंने इस बात पर गुस्सा भी किया। बड़े भाई से भी कहा कि ऐसी बात है कि इसको ज़मीन भी फालतू मिली हुई है। इस बात पर मैंने पंचायत भी करी, लेकिन इसने पंचायत में भी ये कह दिया कि पहले इस ज़मीन की नपित होगी, उसके बाद इस ज़मीन पर कोई काम होगा। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। और उसी दिन भुआ भी उसी कार्य में आई थी जब हमारी ये बातें हो रही थी। जब यहाँ पर भुआ हमारे यहाँ पर रहने के लिए आई थी, जो निकोबाई होती है, वो रहने के लिए आई थी और इस बात में भी कुछ बोल रही थी। तो मैं शाम को भी यही बात करता हूँ, लेकिन इसने साफ मना कर दिया था कि पहले इस ज़मीन पर, ये थोड़ा सा इन सब में जो ये व्यक्ति था सूजाराम थोड़ा सा कमज़ोर था। ये अपना कुछ खेती बाड़ी करना चाहता था, लेकिन इसकी भावनाओं को किसी ने भी नहीं समझा। उस बीच वाले भाई ने, जिसके पास ज़मीन भी एक्स्ट्रा थी, फालतू थी, उसने नहीं समझा। तो इसे इसी बात पर इतना गुस्सा आया। ये कहता है कि मुझे पता था कि ये शाम के वक्त सोएंगे। मैं इनके ही पास रहता हूँ 9 से 10 बजे तक। जब ये सो जाते हैं तो मैं सोता नहीं हूँ। बार बार कानों में वो आवाज़ गूंजती है कि तू इस पर कुछ नहीं बोल सकता, पहले इसकी नपित होगी, उसके बाद तू करना चाहता है वो कर सकता है। मैं घर से कुल्हाड़ी उठाता हूँ, पहले मैं आंगन से भीतर जाता हूँ, भुआ, दोनों बच्चे, अपने भाई को बिल्कुल मार देता हूँ। उसके बाद मेरी भाभी और मेरी भाभी की लड़की जो सुदेश है और यानी फूला देवी है, वो नहीं जगती हैं। फिर मैं उन पर वार करता हूँ, लेकिन तब मुझे घबराहट होने लगती है और मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। दोस्तों, उस कुल्हाड़ी को भी ये पुलिस वालों के सामने हाजिर करता है। इसके बाद ये कहता है कि साहब, मैं भागता रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा परिवार मेरे पीछे भाग रहा है। अब ये डर था या वहम था, या कोई लोग यानी कुछ लोग ऐसा कार्य करते हैं, बुरा करते हैं, तो शायद उनको ऐसा अनुभव होता है, या सच में ही कोई आत्मा ऐसा करती है। ये कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे दोनों भाई के लड़के कह रहे हैं, चाचा हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी बुआ मुझसे कह रही है कि मैं तो यहाँ रहने के लिए आई, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ तक कि मेरा भाई
नम भरी आंखों से कहता है कि एक ज़मीन के लिए क्या तू ऐसा कर सकता है। हालांकि पुलिस वाले इस बात पर कहते हैं कि उसकी मानसिक यानी दिमाग की उपज है, लेकिन वो कहता है कि दिमाग की उपज नहीं है। जहाँ दूसरे गाँव में छुपा हुआ था वहाँ से बाहर मुझे उन लोगों ने जाने ही नहीं दिया। वो लोग मुझे रोकते रहे और मुझे रातों को नींद नहीं आती है। मेरे भाई के लड़के मुझे बुलाते हैं, चाचा हमारा क्या दोष था, हमारा क्या कसूर था। मेरी बुआ मुझे रोती हुई नज़र आती है। मेरा भाई मुझे कहता हुआ नज़र आता है कि ज़मीन के लिए धोखाधड़ी, ज़मीन के लिए इतना बड़ा अपराध क्यों किया। साहब मैं घबरा रहा था, मैं वहाँ से निकल ही नहीं पाता हूँ और मैं खुद आप लोगों के सामने पेश होना चाहता था। दोस्तों इसके बाद ये केस कोर्ट में जाता है। जब कोर्ट में ये केस जाता है तो यहाँ पर जो ये व्यक्ति होता है सूजा राम थोड़ा सा संभलता है। इसको दिमाग की दवाइयाँ खिलाई जाती हैं क्योंकि ये बहुत डरा सहमा और घबराया हुआ तरह तरह की बातें करता है, कभी कुछ कहता है। यहाँ पर इस कोर्ट ने इसको सजाए मृत्यु दे दी थी, यानी भाई इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसने ऐसे बच्चों को भी नहीं देखा जो घर के थे, परिवार के साथ ही ऐसा कर दिया। जब ये सब कुछ होता है तो यहाँ पर ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन मेरे हाथों से हो गया, मुझे खुद नहीं पता, होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। ये कहते हैं ना कि प्रेमानंद महाराज एक बात बताते हैं कि किसी इंसान को हम जानते भी नहीं हैं लेकिन उससे ऐसा विवाद होता है कि वो भरे समाज या भीड़ के सामने हमें तमाचा लगा देता है। ये उसका कर्म नहीं है, ये हमारा कर्म बनता है और वो कर्म हमें बेइज्जती या अपमानजनक महसूस कराने के लिए वहाँ पर बीच बाजार में बनता है, जो व्यक्ति बिना गलती के भी हमारे ऊपर हाथ उठा देता है। ये प्रेमानंद महाराज सही कहते हैं। इन शब्दों पर गौर देना। शायद यहाँ पर इसको इसके भाई के लड़के रोते हुए ये मांगते हैं, उसके बाद ये अपनी पत्नी के सामने रोता है, बड़े भाई के सामने रोता है कि भाई मेरा ऐसा कोई भी मन नहीं था, लेकिन बड़े भाई ने कहा कि तुमने किया बहुत गलत है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है, तुझे तो मर जाना ही चाहिए, तो इसी लायक है। दोस्तों इसके बाद भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। आज तक भी ये मतलब है कि ये बचा हुआ है। इसको अभी इसको इजाज़त मिली हुई है, कोर्ट की तरफ से इसको सज़ा दे दी गई है, कानून ने इसको सज़ा दी है, लेकिन ये बार बार याचिका लगा रहा है, कभी कहीं पर कभी कहीं पर अपने आप को, क्योंकि ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता चला कि ये सब कुछ कम में हो गया, मुझे नहीं पता। और इसने ये बात दावे के साथ कही कि मुझे मेरे भाई के लड़के, मेरी बुआ और मेरे भाई नज़र आते हैं और वो मुझसे यही कहते हैं। हालांकि अब नज़र आने से बंद हो गए काफ़ी दिनों से। तो इस केस पर आप क्या कहोगे? इस केस पर क्या कोई आत्मा के बारे में विचार कर सकता है? क्या कोई आत्मा ऐसा कर सकती है? सच में ही ये बात हैरान कर देने वाली बात है। ऐसा भी हो जाता है, ये बहुत दुखदाई बात है। सच में लोग कितने अंधे हो जाते हैं ऐसी सारी चीज़ों में, ये समझ से परे है। क्या लोग इतना गिर सकते हैं? समझ नहीं आता है। मुनमुन भाई कैसे हो आप? बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, फेसबुक परिवार से हैं। नीरू भाई आप कैसे हो? पूजा चौधरी, मधु उपमन माँ कैसी हो? नीता कुंतल बहन कैसी हो? श्री श्याम, तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। भूप सिंह भाई, सीमा लखनऊ से हैं मेरी प्यारी बड़ी बहन। सीमा अरोड़ा दिल्ली से हैं। अलका चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा मेरी बहुत प्यारी बहन है। अलका चंदेल बहन भी बहुत अच्छी बहन है। श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन? बेटी का बॉस बहुत अच्छी बहन है। सरयू बाला कैसी हो बहन? मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है। राजा राम भाई कैसे हो? यशवंती माँ आप कैसे हो? ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है मेरी। यहाँ पर सीता श्रीवास्तव बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। प्रवेश, सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है। सुरेंद्र पाल कौर जो कि राजस्थान से मुझे देखती हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर सैनी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। आशा गुप्ता, पीहू हैला बहुत प्यारी बहन है। हीरा कुमारी बहुत अच्छी बहन है। कांति भाई जी बहुत अच्छे भाई हैं। रमन भाई आप कैसे हो? ललिता यादव बहुत अच्छी माँ है। यहाँ पर सुमन देवी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारी बहन है। मनोज भाई, नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन कैसी हो? रामायण कुशवाहा बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा बहन, यहाँ पर अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे भाई हैं। सीता देवी बहन बहुत अच्छी बहन है। और सिकंदर सिंह भाई कैसे हो? तारा देवी दिल्ली से हैं। विक्रमजीत बहुत अच्छे भाई हैं। मोनिका बहुत अच्छी बहन है। मनीष, स्नेहल, प्रीति तिवारी बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बिमला दलाल माँ आप कैसे हो? ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो? अपनी राय लिख कर भेजा कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। एस के कुशवाहा दिल्ली से हैं। विजय भाई कैसे हो? यहाँ पर
गौरी नारायण बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मोनू जैन बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। और भारती शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। नीरू बहन कैसी हो। प्रीति, उषा रानी, विजय, महेंद्र, रश्मि, विमला, योगी सुरेंद्र नायक बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फेसबुक परिवार है। ललिता यादव, सुबोध, संतोष, संजीव, रामलाल भाई कैसे हो। राकेश पटेल, राजकुमारी शर्मा, शारबनी पोल बहुत बहुत धन्यवाद। सरला रामचंद्र, पृथ्वी चौहान, मीनाक्षी, दीपक, शारदा पाठक, अनिल और जीतू, यहाँ पर ये परिवार है। और दोस्तों ये परिवार बहुत अच्छे कमेंट करता है। एक और हमारी बहन है और यहाँ पर एक हमारी फेसबुक परिवार से पुष्पा श्रीवास्तव, दीपक लोधी, विनोद कुमार, मुनमुन, रजनी शर्मा, उषा सक्सेना, डॉली चौहान डागर, आशीम, राजेश, पंकज कुमार, सत्येंद्र पाटिल, रीना यादव, विजय, शिव प्रकाश, नारायण दुबे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। इनके कमेंट भी काफ़ी सराहनीय होते हैं और ये हमें बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका देते हैं। मनीषी गोला बहुत प्यारी बहन है। उषा रानी बहुत प्यारी बहन है। दीपक कुमार सिरसा से हैं। और सीता मौर्य माँ आप कैसे हो। अनिल सक्सेना बहुत अच्छे भाई हैं। राकेश अवस्थी हरदोई से हैं। दोस्तों ये परिवार है क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, एक बार मैं नाम नहीं ले पाती हूँ। और ये स्टोरी कैसी लगी, यहाँ पर आज भी उस गांव के लोग डरते हैं उस घर से और कहते हैं कि वो चारों लोग आज भी हैं। हालांकि अब इन चीज़ों पर धूल जमने लगी है, लेकिन एक भाई का कहना था कि मरने के बाद मेरे भाई ने और भाई के बच्चों ने ज़्यादा परेशान किया। क्या कोई जेल के अंदर भी कोई प्रेत किसी को सता सकता है या उसके दिमाग की उपज थी, क्योंकि मानसिक दवाइयाँ उसे कई बहुत दिनों तक खानी पड़ी थी। इस घटना पर अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय